हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ हाई स्टडी पॉइंट। देखिए, लास्ट टाइम हमने संभाग व्यवस्था को देख लिया था और जिलों के उपनाम को देख लिया था। आज देखते हैं राजस्थान का अपोहा तंत्र। राजस्थान का अपोहा तंत्र। देखिए, यहाँ जो राजस्थान का अपोहा तंत्र है, इससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, यानी कुछ जैसे कि अपोहा तंत्र बोला किसे जाता है। तो देखिएगा कि जो भी नदियाँ हैं, ठीक है, वो अपने साथ क्या है, या उसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो जल को बहा कर लेके आती हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, अपोहा तंत्र कहा जाता है। और राजस्थान में जो है अपने पास अपोहा तंत्र जो है उसको 3 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन सा है? एक आंतरिक अपोहा तंत्र, ठीक है। दूसरा होता है अरब सागर, और तीसरा जो है अपने पास वो है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अब देखिएगा कि जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो अपोहा तंत्र है वो है आंतरिक अपोहा तंत्र। ठीक है, ये कितना प्रतिशत है? ये है 60%। ठीक है, और अरब सागर जो है ये है 17%, और बंगाल की खाड़ी वाला जो है वो है 23%। ठीक है, यानी कि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा अपोहा तंत्र देखने को मिलता है वो कौन सा है? आंतरिक अपोहा तंत्र। ठीक है, आंतरिक अपोहा तंत्र क्या होता है कि वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल का तो पता रहता है लेकिन उनका समाप्ति स्थल का पता नहीं होता। ठीक है, वह नदियाँ जिनका उद्गम स्थल तो होता है लेकिन समाप्ति स्थल का पता नहीं होता। ठीक है, अब देखिएगा समाप्ति स्थल का मतलब इसलिए फिक्स नहीं होता है, इनका पता भी नहीं होता है, क्योंकि जब इन नदियों में पानी ज़्यादा आता है तो इनका समाप्ति स्थल कुछ ज़्यादा चला जाता है, और यदि अपने पास कम होता है तो ये पहले ही समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। और दूसरा जो है कि अरब सागर अपोहा तंत्र, यानी कि वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में उड़ेलती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अरब सागर अपोहा तंत्र कहते हैं। ठीक है, वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, अरब सागरीय अपोहा तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, और देखिएगा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र में क्या आएगा? इनकी वह नदियाँ जो अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में लेके चली जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र कहते हैं। ठीक है, वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया होगा कि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा अपोहा तंत्र का जो भाग है वो कौन सा है? आंतरिक अपोहा तंत्र का भाग है, क्योंकि ये अपने पास कितना प्रतिशत कवर करता है? 60%। ठीक है, ठीक है, यानी कि 60%। और बंगाल की खाड़ी सेकंड, अगर आपसे पूछे, पहला पूछे तो कौन सा आएगा?
इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, यानी कि जो अपने पास क्या है, आंतरिक अपवाह तंत्र आएगा, ठीक है। और दूसरे पर पूछे तो बंगाल की खाड़ी, और तीसरा कौन सा है अपने पास, अरब सागर। क्लियर चीज, ठीक है, यहां तक नोट कीजिएगा। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिएगा कि अपवाह तंत्र तो होता है कि वे नदियां, वे उसकी सहायक नदियां किसी भी जल क्षेत्र से जल को जो बहा कर लाती हैं उसको बोला जाता है अपवाह तंत्र, ठीक है। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है जल संभर या फिर जल विभाजक, ठीक है, यानी कि वह अपने पास जो अपने पास अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल को विभाजित करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है जल विभाजक या फिर जल संभर, ठीक है। जैसे कि भोराट का पठार है, वो क्या करता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल को विभाजित कर देता है। तो ये पूछ लेता है कि भोराट का पठार जो है वो कहाँ पर है, तो भोराट का पठार जो है वो अपने पास गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है, ठीक है। क्लियर चीज, ठीक है। तो यहाँ हम एक टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं, पहले ये नोट कर लिया होगा आपने। जल संभर या जल विभाजक, ठीक है, वह तंत्र जो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के नदीय जल को विभाजित करता है, उसे जल संभर या जल विभाजक कहा जाता है, ठीक है। जैसे राजस्थान में कौन सा है, भोराट का पठार, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है अपने पास, ये रहा मेरे पास भोराट का पठार, ठीक है। तो यहाँ अपने पास होगा गोगुंदा जो है वो अपने पास उदयपुर में है, ठीक है। और ये रहा कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ जो है वो है राजसमंद में, ठीक है। तो ये क्या करता है, नदीय जल को किस तरीके से विभाजित करता है कि जो अरब सागर नदीय तंत्र आता है, ठीक है, अरब सागरीय, तो अरब सागरी नदर तंत्र जो है नदीय तंत्र है वो इधर आ जाएगा, अरब सागर वाले बंगाल की खाड़ी का नदीय जल तो इधर आ जाएगा इस साइड, ठीक है। और जो अपने पास पश्चिम वाला होगा यानी अरब सागर वाला होगा वो इधर आ जाएगा, अरब सागर नदीय जल, ठीक है। तो आपसे सीधा पूछ लेता है कि भाई भोराट का पठार जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। एक तो कहाँ पर है अपने पास सीधा बोल सकते हैं कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में। सेकंड आपसे ये पूछ लेगा कि जो जल संभर है वो क्या है। देखिए जल संभर जो है वो तो अपने पास क्या है, भोराट का पठार है, और जो जल विभाजक महान रेखा या जल संभर रेखा जो है वो उसे अरावली को बोला जाता है, ठीक है। क्लियर चीज, ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिएगा तीन अलग अलग अपने पास क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीनों डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल संभर जल की उपलब्धता के आधार पर या फिर बहाव के आधार पर, ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, या फिर आपसे पूर्णतः बारामसी नदी कौन सी है, या फिर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जल उपयोगिता के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इन सब के क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। जिस तरीके से अपने पास क्या बहाव की दृष्टि से पूछा जाए या फिर अपने पास आपसे जल एकत्रता के आधार पर, जल उपयोगिता के आधार पर, इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है
तो जो डायरेक्टली मैं आपको लिख पा रहा हूँ, फिर बाकी हम उन्हें स्टडी भी करते रहेंगे, ठीक है। तो पहला तो अपने पास ये पूछा जाता है कि राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान के अंदर जो सबसे लंबी नदी है, यानी कि उसका अपने पास क्या होगा, उद्गम स्थल भी राजस्थान में होगा, समाप्ति स्थल भी राजस्थान के अंदर ही होगा, तो वो अपने पास क्या है, कांतली नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, कांतली नदी। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी राजस्थान में कांतली नदी है, ठीक है। जिसकी जो अपने पास है लंबाई होती है वो लगभग 100 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 100 किलोमीटर होती है, ठीक है। क्लियर चीज़। तो यहाँ अपने पास जो है इसके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी डिस्कस कर लेंगे जब बहाव क्षेत्र देखेंगे अपने पास, ठीक है। क्लियर चीज़। और इसके जो अपने पास बहाव क्षेत्र को झुंझुनू में अपने पास क्या कहा जाता है, ठीक है, वागड़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं अपने पास, एक तो बागड़ है और एक वागड़ है। वागड़ क्षेत्र तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, ठीक है, और बागड़ जो आता है अपने पास इसको कहते हैं कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को झुंझुनू में, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है वो जल उपयोगिता के आधार पर, जल उपयोगिता के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी वो कौन सी है, चंबल है, ठीक है। क्लियर चीज। और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो है राजस्थान में वो कांकने नदी है, ठीक है, जो अपने पास कहां से निकलती है, जैसलमेर की कोटड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ठीक, नोट कर लिएगा आपने। अब देखिएगा जल ग्रहण जो क्षेत्र के अनुसार, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब देखिएगा राजस्थान के 6 जिलों से बहने वाली नदियां, राजस्थान के 6 जिलों से बहने वाली नदियां, तो एक तो चंबल है, एक लूणी है, ठीक है, एक है बनास, ठीक है। क्लियर चीज, ये 3 नदियां हैं। अब देखिए चंबल जो निकलती है वो जानपाव की पहाड़ी से निकलती है, जानपाव पहाड़ी, ठीक है, ये एमपी में है। और लूणी अपने पास नाग पहाड़ से निकलती है, और बनास जो है वो अपने पास खमनोर की पहाड़ियों से, ठीक है। तो इनका उद्गम स्थल भी पूछ लेता है आपसे। क्लियर चीज, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने पास क्लियर हो गए होंगे। अब देखिएगा आंतरिक प्रवाह की जो सबसे छोटी नदी है वो अपने पास है कांकने है, ठीक है, जो कोटड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और ये बुद्ध झील का निर्माण भी करती है, ठीक है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकने नदी है, जो जैसलमेर की कोटड़ा या कोटड़ी जो भी है, कोटड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और ये किसका निर्माण करती है, बुद्ध झील का निर्माण करती है। पेपर में सीधा क्वेश्चन, ये अपने पास मीठे पानी की झील होती है भाई, ठीक है, किसका निर्माण करती है, बुद्ध झील का निर्माण करती है। सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो अपने पास बुद्ध झील का निर्माण करती है, वो कौन सी नदी है, कांकने नदी है, जो कि जैसलमेर की कोटड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर चीज, ठीक है। तो ये तो थे अपने पास जो पॉइंट टू पॉइंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे आंतरिक प्रवाह की, तो तीनों पढ़ेंगे, अरब सागर
और बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह। तो आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आंतरिक प्रवाह की नदियों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ लिख लेता हूँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, ठीक है। काका मैं रूपानगढ़ में रूपा के साथ घुघरी बनाकर पकाकर खा लूँगा, ठीक है। ये ट्रिक है। काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घुघरी बनाकर खा लूँगा, ठीक है। तो इसमें अपने पास कौन कौन सी नदियाँ आ गई वो देख लीजिएगा, ठीक है। एक तो आ गई अपने पास कांतली, ठीक है। एक हो जाएगा अपने पास दूसरे से क्या कांकने, में से आ गया अपने पास मैनथा, ठीक है। यहाँ से आ गया अपने पास रूपा रेल, ठीक है। रूपनगढ़ से आ गया रूपनगढ़ नाला, ठीक है। सात के साथ आ गया अपने पास साबी, ठीक है। इस खा से आ गया अपने पास खारी, ठीक है। घग्गर, ठीक है। ढूंढ और पश्चिम बनास, ठीक है। इस बनास से क्या आ गया पश्चिम बनास, पश्चिम बनास, ठीक है। क्लियर चीज। तो ये नदियां जो है अपने पास किस में आती हैं, ठीक है। ये जो मुख्य मुख्य नदियां हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती है किस में आ जाएंगे अपने पास आंतरिक प्रवाह। तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है पेपर में, कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी जो आंतरिक प्रवाह का भाग नहीं है। तो 3 तो इसमें से क्वेश्चन दे देगा और एक अपने पास अरब सागर का तंत्र दे देगा या फिर अपने पास किसका दे देगा बंगाल की खाड़ी का। क्लियर चीज, ठीक है। नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आंतरिक जो नदियां हैं ये पूर्णतः किस पर निर्भर करती हैं, वर्षा पर निर्भर करती हैं, ठीक है। इनका जो जल है वो किस पर निर्भर करेगा, वर्षा पर निर्भर करेगा। अब देखिएगा यहाँ से एक एक नदी को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे घग्गर नदी को। किसको देखेंगे, घग्गर नदी, घग्गर नदी। तो देखिएगा जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी, ठीक है। इसको क्या क्या बोला जाता है, पहले इसको अपने पास मृत नदी भी बोला जाता है, ठीक है। सरस्वती नदी भी बोला जाता है और द्रस्वत नदी भी बोला जाता है, ठीक है। ये तो इसके अन्य नाम है। कौन कौन से नाम है, द्रस्वती नदी, ठीक है, मृत नदी, सरस्वती नदी, ठीक है। और दूसरा देखिएगा ये जो निकलती है अपने पास ये कालिका, कालिका हिमाचल प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ पर, टिब्बी नामक, ठीक है। तो यहाँ से प्रवेश करते करती है अपने पास कहाँ तक चली जाती है, अगर पानी इसके अंदर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक, ठीक है। यह फोर्ट अब्बास, ठीक है। और वहाँ इसका जो नाम हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, हकरा। क्या कहा जाता है, हकरा। अब देखिएगा यहाँ जो ये वाला ज़िला है ये मेरे पास कौन सा ज़िला है, हनुमानगढ़। और ये वाला जो है वो कौन सा है, श्री गंगानगर, ठीक है। तो अगर यहाँ से जो देखा जाए तो ये वाला जो बहाव क्षेत्र है, तो अगर ये पूछा जाए कि भाई घग्गर नदी राजस्थान के कितने ज़िलों में बहती है, तो वो 2 ज़िलों में है, एक तो हनुमानगढ़ और एक श्री गंगानगर, ठीक है। और जो घग्गर नदी का जो पार्ट है उसे नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाली। और इस नदी के जो किनारे जो 2 सभ्यता बसी हुई है, एक तो है कालीबंगा, कालीबंगा, और एक है अपने पास रंग महल,